युग तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मनमीत उसके पास वाली सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था। उसने युग की ओर देखकर पूछा, चांदनी के इंस्टा और यूट्यूब अकाउंट पर सिर्फ एक वीडियो ही तो डालना है युग, उसके लिए हम मुंबई से बाहर क्यों जा रहे हैं? युग बिना उसकी ओर देखे बोला, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मनमीत, मेरे परिवार में अगर किसी को पता चल गया कि ये जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें मेरा हाथ है तो मेरे डैड और पापा दोनों मुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर देंगे। युग, तेरे डैड तो युग रहेजा है ना, तो फिर तू अपने मामा को पापा क्यों कहता है? मनमीत ने उसकी ओर देखकर पूछा। युग ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोला, मेरी मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद मेरे डैड से मेरी कभी नहीं बनी, इसलिए मैं अपनी नानी के घर रहने लगा, क्योंकि वहाँ कृषि भैया, गुनगुन और पूरी फैमिली हुआ करती थी। इसलिए गुनगुन और कृषि भैया की तरह मैं भी मेरे मामा को पापा ही कहने लगा। फिर मैं और कृषि भैया उनके साथ विदेश चले गए। कृषि भैया और मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं था, इसलिए हम दोनों यहाँ दादू के पास लौट आए। और सच कहूँ तो मेरे मामा ने मुझे मेरे अपने डैड से भी ज्यादा प्यार दिया है, और मेरी मम्मा जो असल में मेरी बुआ है, उन्होंने तो मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो मेरी मॉम नहीं है। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने परिवार से, बस अपने डैड से नहीं बनती मेरी। मनमीत उसकी बातें सुनकर मन ही मन बोला, मतलब एक साथ साथ दो खानदानों की दौलत का मालिक है ये, इससे दोस्ती करके मैंने कोई गलती नहीं की। ये पिंकी से मेरी शादी भी करवाएगा और वक्त आने पर मैं इसे ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी कमाऊंगा, क्योंकि आज के इसके इस कांड का सिर्फ मैं ही गवाह जो रहूंगा। दूसरी ओर विशाल अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपनी राजीव की और समीर की तस्वीरें देख रहा था, जिसने चांदनी और पिंकी के साथ रोनित और प्रीति भी नजर आ रहे थे। हर तस्वीर के साथ जुड़ी यादें याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। तभी उसे एक तस्वीर दिखाई दी जहां वो राजीव और समीर के साथ उस होटल की फर्स्ट एनिवर्सरी पार्टी में एंजॉय कर रहा था जो राजीव ने चांदनी के नाम पर खरीदा था। उस वक्त उन सबकी नई नई शादी हुई थी। यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अपनी ही पार्टी में लेट कौन आता है, विशाल ने पार्टी हॉल के दरवाजे की ओर देखकर कहा। समीर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, राजीव खुराना, क्योंकि उसकी बीवी हमारी बहन है। उसके इतना कहते ही विशाल ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसके देखते ही समीर की हंसी छूट गई और विशाल भी हंसने लगा। बहुत मजा आता है ना तुम दोनों को जब तुम्हारी बहन मेरी बैंड बजाती है, तभी राजीव ने पूछा। उसे देखते ही दोनों खामोश हो गए, पर कुछ सेकेंड बाद ही दोनों एक दूसरे को ताली मारकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ऐसे हंसते देख राजीव उन्हें गुस्से में घूरने लगा। तभी विशाल उसके पास आया और बोला, तेरा चेहरा देखकर तो लग रहा है आज फिर चांदनी ने कुछ तो किया है। क्या किया है राजीव? कहीं नजर नहीं आ रही। आ जाएगी खुद, मैं उसे घर ही छोड़ आया हूँ। पता नहीं शादी करके मैंने कौन सी आफत गले में डाल ली है। ना सुकून से काम कर सकता हूँ और ना ही सो सकता हूँ, राजीव चिढ़कर बोला। समीर ने तुरंत विशाल को इशारा किया तो विशाल ने पूछा, हुआ क्या है? अब बताएगा भी। होना क्या है, चांदनी अपनी प्रेगनेंसी का भरपूर फायदा उठाने में लगी रहती है। उसकी फरमाइशें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। कल रात के 3 बजे मुझे उठाकर जुहू चौपाटी ले गई, और वो भी भेल खाने, और सुबह के साथ उसने वही बजा दिए, और आते ही खुद तो सो गई, पर मुझे उसने 10 मिनट नहीं सोने दिया, और अब पिछले 3 घंटे से रूम का दरवाजा बंद करके बैठी है। राजीव की बातें सुनकर समीर और विशाल फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समीर उसके पास आया, अगर वो सो गई थी राजीव तो तू भी सो जाता। राजीव ने उसे घूरा और बोला, म्यूजिक प्लेयर ऑन करके सोई थी। समीर की आंखें खुली की खुली रह गई, पर विशाल मन मन मुस्कुराने लगा। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मुझसे कहा कि सिर्फ मैं सो रही हूँ, पर आपका बेबी जाग रहा है और उसे पुराने गाने सुनने हैं। जब तक वो नहीं सो जाता तब तक म्यूजिक प्लेयर बंद नहीं होगा, और हाँ, गाने भी उसने पता है कौन से लगाए हुए थे, हेलन और बिंदु के डांसिंग सॉन्ग्स। तो तू किसी और रूम में जाकर सो जाता मेरे भाई, खुराना मेंशन में कमरों की कमी नहीं है, समीर बोला। राजीव ने उसे गुस्से में घूरा और वही एक चेयर पर बैठकर बोला, कैसे सो जाता समीर? घर वालों ने सख्त हिदायत दी हुई है कि इस हालत में सोते वक्त उसे अकेले नहीं छोड़ना है। समीर गहरी सांस लेकर बोला, जब तू सब उसके हिसाब से ही करता है तो 3 घंटे से रूम का दरवाजा बंद करके क्यों बैठी है वो? क्योंकि इस हालत में भी उसकी टांग बंद नहीं है। पार्टी में डांस करना है उसे। डांस प्रैक्टिस कर रही थी, मना किया तो मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया उसने।
राजीव के इतना कहते ही विशाल उसके पास बैठा और बोला, तू टेंशन मत ले, मैं सुमन आंटी से कहूंगा, वो समझाएगी उसे। मामी से ही क्यों, आप तीनों मिलकर मेरी चुगली मामा जी से भी कर देना। तभी चांदनी बोली। उसकी आवाज सुनकर तीनों ने उसकी ओर देखा। तभी चांदनी के साथ खड़ा रोनित बोला, मैंने तो आपको पहले ही कहा था भाभी, राजीव भैया इन दोनों के साथ मिलकर आपकी ही बुराइयां कर रहे होंगे। आपके दोनों भाई इनके पक्के दोस्त जो है नारद मुनि। राजीव इतना कहकर गुस्से में उसकी ओर बढ़ा तो रोनित तुरंत चांदनी के पीछे छिपकर बोला, देखा भाभी कैसे मुझे डरा रहे हैं, और नारद मुनि भी कह रहे हैं। मैं क्या नारद मुनि हूँ, आजकल हम दोनों एक टीम में हैं, तो इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। राजीव उस पर गुस्से में भड़का, ये जो तुम 24 घंटे आग में घी डालने का काम करते हो ना रोनित, किसी दिन मुझसे अपने हाथ पैर दोनों तुड़वाऊंगे, गैंग बना रखी है दोनों ने। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से जाने लगा तो चांदनी दौड़कर उसके पास आई और उसकी बाह पकड़कर बोली, गैंग से क्या मतलब है आपका, मैं क्या गुंडी नजर आती हूँ आपको, उससे कम थोड़ी हो। राजीव आहिस्ता से बड़बड़ाया। चांदनी फिर से बोली, ये जो आजकल आप हर वक्त बुदबुदाते रहते हैं ना, मुझे सब अच्छे से समझ आता है, मुझे ही गालियां देते हैं आप। राजीव का मुंह खुल गया। तभी रोनित उसके पास आकर बोला, और मुझे भी भाभी। राजीव ने मुंह बनाकर विशाल की ओर देखा तो विशाल तुरंत चांदनी के पास आकर बोला, चांदनी हद करती है यार, राजीव तुझे गालियां क्यों देगा, अगर उसे तुझ पर ज्यादा गुस्सा आया तो सीधी तेरी पिटाई लगाएगा। उसके इतना कहते ही राजीव के साथ साथ बाकी सबकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। टांगे नहीं तोड़ दूंगा इसकी, अगर इसने मेरी बहू को हाथ लगाया तो। तभी बलराज बोले। सबने तुरंत उनकी ओर देखा। उन्हें देखते ही रोनित उसके पास आकर बोला, अच्छा हुआ पापा आप आ गए, वरना राजीव भैया कल रात ना सो पाने की भड़ास भाभी पर निकालने वाले थे। देखिए ना कब से उनके पीछे पड़े हुए हैं। बलराज कुछ कहने जा ही रहे थे कि राजीव वहां से जाते हुए बोला, सब के सब एक टीम में हो गए हैं। तभी विशाल उसे पकड़कर बोला, आई एम सॉरी यार, हम सब ऐसे ही तेरी खिंचाई कर रहे थे, चल तेरे सड़े हुए मूड के साथ एक सेल्फी लेते हैं। तभी समीर ने भी उसे पकड़ा और बोला, दोस्तों की सेल्फी हो रही है तो मुझे कैसे छोड़ सकते हो। राजीव विशाल को घूरते हुए बोला, दोस्त तो तू ही है मेरा, क्योंकि ये तो मेरे दोस्त से ज्यादा मेरा साला बन जाता है। विशाल ने दोनों के साथ पिक क्लिक करते हुए जवाब दिया, वो तो मैं हूं ही, मुझे बनने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फोटो क्लिक कर ली। भैया। तभी पिंकी ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर विशाल चौंक कर बीती यादों से बाहर आ गया। पिंकी को सामने देखकर उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उठकर पिंकी के पास आया। वहां क्यों खड़ी है पिंकी, अंदर आ सकती है तू, ये तेरा भी घर है। नहीं मैं यही ठीक हूँ, आपसे बस इतना कहने आई थी कि अगर आपका घमंड और नाराजगी आपको इजाजत दे तो बस एक बार चांदनी से बात कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी गलती नहीं है। दर्द उन दोनों का भी उतना ही है जितना कि आपका है, बस फर्क इतना है कि आप पास होकर भी अपने दर्द की वजह से सारे रिश्तों से दूर होकर बैठे, और वो दोनों दूर होकर भी सारे रिश्तों को आज भी निभा रहे हैं। जो हुआ वो एक हादसा था, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, वो आप ही थे जिसने अनजाने में ही सही पर कुकू भाटिया को हमारे रिश्तों की मजबूती को तोड़ने का रास्ता दिखाया था। चांदनी ने तो बस अपने पति का साथ दिया है और राजीव भैया ने उसका। बहुत मिस करती है वो आपको। ऐसा एक दिन नहीं होता जिस दिन वो आपको फोन नहीं करती, पर आप उसका फोन कभी नहीं उठाते और हर रोज उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। पिंकी के इतना कहते ही विशाल ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो पिंकी खुद को संभाल कर बोली, और अगर आप उससे बात नहीं कर सकते तो उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए, फिर शायद वो इस सच के साथ जीना सीख जाए कि जिसे वो अपना भाई, अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, उसके दिल और उसकी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली गई, पर विशाल वही खड़ा सोच में पड़ गया। दूसरी ओर संजना ने रेडी होकर खुद को आईने में देखा। उसने अपने आप को यादों की बारात वाली जीनत अमान का लुक दिया हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल ठीक किए और फिर अपना फोन उठाकर कृषि को कॉल करने लगी, पर कृषि ने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था इसलिए कॉल नहीं लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी दूसरी सिम से उसे कॉल किया। कृषि अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी होटल में डिनर करने पहुंचा था जहां संजना की भी पार्टी थी, और ये होटल किसी और का नहीं बल्कि उसके मामाजी समीर का ही था। अननोन नंबर देखकर वो परी से बोला, परी तुम सब चलकर डिनर ऑर्डर करो,
मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। परी सिर हिलाकर बोली, जल्दी आना भैया। कृषि ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कॉल रिसीव करते हुए वहां से चला गया। हेलो। हाय कृषि, संजना बोल रही हूँ। उसकी आवाज सुनते ही कृषि के कदम रुक गए। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। संजना मुस्कुराते हुए बोली, इतना गुस्सा मत करो कृषि, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने तो तुम्हें बस मेरी पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि टेंडर मेरी कंपनी को मिल गया है, पता चल गया है ना? उसके इस सवाल को सुनकर कृषि का पारा चढ़ गया, पर वो कुछ बोला नहीं। लेकिन संजना फिर से बोली, आई नो कि तुम टेंडर ना मिलने की वजह से बहुत अपसेट होगे, पर मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही तो तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कृषि, प्लीज जरूर आना। वैसे पार्टी तुम्हारे मामाजी के होटल में ही है और बस शुरू ही होने वाली है। संजना, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं फोन रखूं। वो क्या है ना, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा भी बहुत से काम है। आई नो कृषि कि तुम बहुत बिजी रहते हो। तुम्हारे पापा ने जब से खुराना कंस्ट्रक्शन को अलविदा कहा है, तुम्हारी कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है और तुम दिन रात उसे डूबने से बचाने की कोशिश में लगे रहते हो। पर अब तुम्हारी कंपनी का फिर से टॉप पर आना नामुमकिन है, इसलिए बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, शिव पुराण करवा लो, न तुम्हारे पापा इंडिया लौटेंगे और न ही तुम्हारी कंपनी के हालात कभी बदलेंगे। बस इसलिए कह रही हूँ, छोड़ो ये सब और कुछ नया करो, समथिंग न्यू। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और उसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। मेरी पार्टी अटेंड कर लो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। आज की तुम्हारी हार एंजॉय करेंगे। कृषि मुस्कुराते हुए बोला, अनजाने में ही सही संजना, पर तुमने अपनी आखिरी लाइन बिल्कुल करेक्ट बोल दी है। खुराना हूँ मैं संजना, राजीव खुराना का इकलौता बेटा। कृषि खुराना। उसने इतना कहा ही था कि तभी राजीव ने अपनी गाड़ी होटल के बाहर रोकी और अपने ग्लासेस उतारते हुए गाड़ी से बाहर आया। उसने खुद को ठीक वैसा ही लुक दिया हुआ था जैसा 70s की फिल्मों में अमिताभ बच्चन का हुआ करता था। उसने अपनी गाड़ी की चाबी जैसे ही गार्ड को दी तो वो उसे एकटक देखने लगा, पर फिर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो जूनियर राजीव को राजीव खुराना समझ रहा था। इधर कृषि संजना से बोला, मेरे पापा ने मुझे अपनी हार को भी सेलिब्रेट करना सिखाया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान को अपनी हार कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वही हार उसे जीत की एक नई राह दिखाती है। इसलिए तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने आया हूँ। वैसे मैं ये तो नहीं जानता संजना कि पिछले 2 महीनों में तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा दुरूप का इक्का लग गया है जिसकी वजह से तुम्हें भी कामयाबी का स्वाद चखने मिल गया है। पर इतना तो जरूर जानता हूँ कि राजवीर को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकने के बाद तुमने एक और बकरा फंसा लिया है, और वो शायद तुम्हारा नया एम्प्लॉय है ना? संजना ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। तभी कृषि फिर से बोला, पर स्वीट हार्ट, तुम्हारा टेस्ट कितना नीचे गिर गया है। एक मामूली एम्प्लॉय, कम से कम अपनी क्लास तो ध्यान में रखी होती। खैर मुझे उससे क्या, तुम चाहे किसी अमीरजादे को डेट करो या अपने किसी एम्प्लॉय को, मेरी नजरों से तो तुम बहुत पहले गिर चुकी हो और अब उठना नामुमकिन है। थैंक्स फॉर ऑफरिंग मी योर पार्टी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोबारा मुझे फोन मत करना। वो क्या है ना, मैं अपनी क्लास वालों के साथ ही उठना बैठना और बात करना पसंद करता हूँ। बाय, एंजॉय योर पार्टी। इतना कहकर कृषि ने उसकी कॉल कट कर दी और अपनी फैमिली के पास जाने के लिए पलटा। तभी राजीव उसके बगल से निकल गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।